क्या कर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की। जी हां, आज बंटवारा हो सकता है। मंत्रियों को आज विभाग मिल सकता है, विभागों का बंटवारा होना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। लगभग 11 बजे यह बैठक होगी मंत्रियों के साथ। मंत्रिमंडल गठन के बाद यह पहली बैठक होने जा रही है। बता दें, कैबिनेट गठन के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी और इसमें विस्तार से चर्चा अन्य मुद्दों पर तो होगी। साथ ही अहम मुद्दा यह रहेगा कि किसे कौन सा विभाग देना है, इस पर चर्चाएं होंगी, मंथन होगा और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि विभागों का बंटवारा आज हो ही जाएगा। इंतजार थोड़ा और करना होगा। विभागों का बंटवारा जल्द होने के आसार हैं। विभागों का बंटवारा आज हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आज बैठक बुलाई गई है सीएम द्वारा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किन किन मुद्दों पर बात होती है, कितनी खास ये बैठक होती है। बता दें, ये पहली बैठक होगी सरकार बनने के बाद, कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी और आज यही बात है कि सस्पेंस जो लगातार बना हुआ है वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहली बैठक हो रही है। 11 बजे लगभग ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या क्या खास रहता है, पर मेन फोकस विभागों पर रहेगा और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जो सस्पेंस विभागों पर बना हुआ है वो जल्द खत्म होता हुआ नजर आएगा। लगातार मंथन हुए, लगातार बैठकें हुई और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि 3-4 दिन मंत्रियों की शपथ के बाद लग सकते हैं विभागों के बंटवारे में। पर ऐसा लग रहा है, संकेत ऐसे आ रहे हैं कि आज जो है विभागों का बंटवारा हो सकता है। ज्यादा समय और अब जो है बीजेपी नहीं लगाएगी, जल्द से जल्द बंटवारा करेगी, चूंकि इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। मंत्रियों का, मंत्रिमंडल का भी इंतजार लंबा करना पड़ा और अब जो है विभागों का बंटवारा बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, जिसका इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, सस्पेंस क्या माने, आज जल्द खत्म हो जाएगा ये सस्पेंस? विभागों का बंटवारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, चूंकि इसका इंतजार सभी को होगा, सभी इस पर निगाह लगाकर बैठे होंगे कि आखिर किसे कौन सा विभाग दिया जा सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर तमाम दौर की जो बातचीत हुई है और उसके बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल ने कल शपथ ली है। 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में अब उम्मीद यही है कि आज पहली बैठक आयोजित की जा रही है, उसके बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। हालांकि कौन किस विभाग में जाएगा ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि कई दिग्गज जो है इस बार डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में शामिल हुए हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो या फिर राव उदय प्रताप सिंह के अलावा राकेश सिंह, ये वो नाम है जो लंबे समय तक केंद्र की सियासत का हिस्सा रहे हैं और अब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से आए हैं। तो ऐसे में जो बड़े मंत्रालय है वो इनको सबसे ज्यादा जो है निगाहें शैलेंद्र गृह मंत्रालय पर रहेंगी और सबकी निगाहें उस पर ही होंगी, क्योंकि सब इंतजार कर रहे होंगे कि शायद ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। पर ये तो तय चूंकि आला कमान कर चुका होगा, ये बड़ा पेचीदा होगा, नहीं शैलेंद्र? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर कई दौर की बातचीत हुई है, तो ऐसे में जब मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार को लेकर बात हुई थी तो संभवतः उस समय ये भी बात हो गई होगी कि जिस समय ये तय किया गया कि जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसको डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में रखना है। तो ऐसे में अब इन लोगों को किस तरह की जिम्मेदारियां देनी है, इस बात को लेकर भी पहले ही तय कर दिया होगा। और जिस बात का आपने जिक्र किया उसी की तरफ में जा रहा था कि गृह मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है,
ये किसे मिलेगा इस पर सबकी नजर है। हालांकि प्रमुख दावेदारों में जो है वो प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय माने जा रहे हैं कि इनमें से किसी को मध्य प्रदेश की गृह मंत्रालय की कमान सौंपी जा सकती है। इसके अलावा नगरीय प्रशासन हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये वो मंत्रालय हैं जिन पर सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर इन मंत्रालयों पर किस मंत्री को मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। जी ठीक, आप लगातार बने रहिएगा। अगली खबर पर भी आपके पास मैं लौटूंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस की बैठक की। आज बैठक होने जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में यह बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह भोपाल पहुंच चुके हैं। जितेंद्र सिंह का भव्य स्वागत भी हुआ है। जीतू पटवारी ने उनका स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह अब शामिल होंगे बैठक में। जिला अध्यक्ष प्रभारी बैठक में शामिल होंगे। कितनी खास ये बैठक, ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे हम। तो आज ये बैठक होने जा रही है, कांग्रेस की ये बैठक है। आगामी चुनावों को देखते हुए तैयारी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में की जा रही है। नई कमान नए चेहरों को सौंपी गई है। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितना प्रभाव इसका आने वाले समय में देखने को मिलता है। फिलहाल जो है बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है। भोपाल में ये कांग्रेस दफ्तर में बैठक होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं भोपाल। उनका भव्य स्वागत जीतू पटवारी द्वारा किया गया है। प्रदेश प्रभारी आज बैठक लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस दफ्तर में बैठक होने जा रही है और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ये बैठक लेंगे। कितनी खास इस बैठक को मान सकते हैं और आखिर क्या वो मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार मिली थी और उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी नए प्रदेश अध्यक्ष और ऐसे में वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और हाल ही में जो प्रभार हैं वो भी बदले गए हैं। पहले रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, उनकी जगह अब भंवर जितेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया है। भंवर जितेंद्र सिंह प्रभारी बनने के बाद पहला दौरा कर रहे हैं। पीसीसी में वह सबसे महत्वपूर्ण इकाई जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करने वाले, इसके अलावा जो जिला प्रभारी चुनाव के मद्देनजर बनाए गए थे उनके साथ वो बैठक करने वाले हैं। ये बैठक बेहद खास होने वाली है क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह चुके हैं कि 2023 के चुनाव से सबक लेते हुए 2024 के चुनाव में कार्यकर्ताओं को उतरना है। तो सबसे पहले तो बात ये जरूर होगी कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें हार का प्रमुख कारण क्या रहा और 2024 को लेकर क्या रणनीति कांग्रेस बना रही है, कार्यकर्ता के मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। तो जिला अध्यक्ष हो या जिला प्रभारी हो, उनके साथ आज प्रदेश के प्रभारी बैठने जा रहे हैं। उसमें जीतू पटवारी सहित तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। तो देखिए पूरी जो रणनीति है वो 2024 के चुनाव को लेकर लड़ी जा रही है या बनाई जा रही है। देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से बात करूं तो बीजेपी मिशन 29 को लेकर आगे बढ़ चुकी है और ऐसे में अगर बात करें 2019 के आंकड़ों की तो 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी काबिज है। महज एक सीट जो छिंदवाड़ा है वो कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जिंदा बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि अधिक से अधिक सीटें लोकसभा की जीती जाए। तो वो कार्यकर्ताओं के दम पर होगा। कार्यकर्ता के मन में क्या है ये जानने के लिए आज भंवर जितेंद्र सिंह राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद 11 बजे पीसीसी दफ्तर में ये बैठक आयोजित की जाएगी और बैठक के एक बात यहाँ पर शैलेंद्र ये भी है कि बैठकें ली जाती हैं। बैठकें 3 दिन से लगातार जीतू पटवारी भी ले रहे हैं, पीसीसी चीफ भी ले रहे हैं, अब ये जो है जितेंद्र भी लेंगे। आखिर बात यहाँ पर यह है कि मंथन तो किया जाता है, कांग्रेस में बैठकें ली जाती है, पर शायद जैसा मंथन होना चाहिए वैसा मंथन नहीं हो पाता। इसीलिए शायद बार बार हार का मुंह कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखना पड़ता है, क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कांग्रेस। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। बीजेपी का जो मंथन होता है, जो चिंतन होता है, वो बहुत आगे का चिंतन और मंथन होता है। शायद बीजेपी की रणनीति को कांग्रेस समझ पाने में अब तक असफल रही है और यही कारण है कि भले ही वो इस बार जीत का दावा कर रहे थे, कमलनाथ ने भी लगातार दावे किए, अन्य नेता भी दावे करते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस जीतने जा रही है, लेकिन जो हश्र हुआ वो सबके सामने था। पिछली बार की तुलना में कई अधिक गुना जो है सीटें कम हो गई।
देखिए, अगर पिछली बार बात करूं तो 114 सीटें थी और इस बार महज जो 66 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई। तो ये बताता है कि 2018 से अधिक प्रभावी रणनीति बीजेपी की इस बार थी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बैठक तो करते हैं, अपनी रणनीति तो बनाते हैं, लेकिन सामने वाले की रणनीति जब तक नहीं समझेंगे और उसके काट के लिए कोई रणनीति तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपको उसी तरह की हार का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में नई कमान मिली है, नए प्रभारी बने हैं, तो शायद बीजेपी की जो रणनीति है उसको काट करने के लिए कोई नई रणनीति यहाँ पर तैयार हो। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। आगे बढ़ते हैं, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज हो सकता है। साय कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मंत्रियों को विभाग मिल सकता है, सीनियर मंत्रियों को बड़े विभाग मिल सकते हैं। इंतजार किया जा रहा है। विभागों पर लगातार मंथन जो है चल रहा था। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को लेकर के, उनके विभागों को लेकर मंथन चल रहा था और लगातार जो है दिल्ली का दौरा भी सीएम साहब कर रहे थे और चर्चाएं हो रही थी कि आखिर किसके खाते में कौन सा मंत्रालय जा सकता है, कौन सा विभाग जा सकता है। शायद ये चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं, इसलिए कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज जो है विभागों का बंटवारा हो जाएगा। दिग्गजों को बड़े विभाग दिए जाएंगे। नए जो चेहरे हैं उन्हीं के हिसाब से उन्हें विभाग दिया जाएगा और दिग्गजों को बड़े विभाग देने के संकेत पूरे मिल रहे हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो ही जाएगा, क्योंकि लंबी चर्चा चली, लंबी बैठक चली। अब समय बहुत बीत चुका है। इंतजार है सभी को कि आखिर विभागों का बंटवारा कब होगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज हो सकता है विभागों का बंटवारा। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का आज बंटवारा हो सकता है और इसी बीच कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, कोई भी मंत्रालय मिलेगा उसे उपजाऊ बना दूंगा। श्याम बिहारी ने कहा कोई भी मंत्रालय ना अच्छा है और ना कमजोर, सभी मंत्रालय अच्छे हैं, बस काम करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए, मैं पहले ही बोला हूं कि मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय ना अच्छा है ना कमजोर है, सारे मंत्रालय अच्छे हैं। उसमें काम करने की जो क्षमता है और आप लोगों ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो मैं निश्चित रूप से किसी भी मंत्रालय को संभालने का इच्छा है। कोई भी मंत्रालय मिलेगा उसको अच्छा से अच्छा बनाकर उसमें काम। वैसे आपकी इच्छा क्या है कि कौन सा मंत्रालय मिले जिसमें ज़्यादा अच्छा बेहतर कर पाऊँ? मैं तो किसान का बेटा हूँ। जब चट्टान में हल चलाकर फसल पैदा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी मंत्रालय मिलेगा उसको उपजाऊ बना देंगे और वो अच्छे से वो उसकी पहचान। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाने पर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पायलट को कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाने का कोई असर नहीं होगा। जब कुमारी शैलजा आई थी तब मैंने कहा था कि आपके आने में लेट हुआ है। उनके आने से कांग्रेस बिखर गई थी, भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गई थी। पायलट के आने से कांग्रेस में कुछ नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से शैलजा जी आई थे उस समय मैंने कहा था कि शैलजा जी आपके आने में लेट हुआ है, क्योंकि अब आपके करने के लिए कुछ है नहीं। और सही में आप देखो तो उनके आने के बाद में कांग्रेस इतनी बिखर गई थी, भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गई थी कि उनके कुछ करने के लिए था नहीं। लेकिन उनके बदलने से और पायलट जी के आने से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कुछ हो। पहला परीक्षा उनका लोकसभा का चुनाव होगा और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि इस बार हम 11 के 11 लोकसभा जीतेंगे। कांग्रेस प्रभारी किसी को बना ले, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किसी को बना ले, लेकिन अब उनके हाथ में। आपने नकली नोटों के सौदागरों के बारे में सुना होगा, जो असली नकली का खेल खेलते हैं। तंत्र मंत्र से खजाने की खोज करने वाले तांत्रिकों की बिसात भी देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने तंत्र मंत्र से नोट छपते या कहीं नोटों की फैक्ट्री देखी है? यकीनन आप भी समझ गए होंगे, यह है तंत्र मंत्र और मनी का माया जाल। यह है नोट वाले तांत्रिक नटवर लाल। एक महिला है जिसके पास 4 व्यक्ति आए थे
और एक महिला भी थी कि हम तंत्र मंत्र के माध्यम से नए नोट बनाते हैं। इनके हाथों में गजब का हुनर है और इनकी बातों में अजब की होशियारी। ये खजाने का पता नहीं बताते, बस खुद को ही नोट छापने की फैक्ट्री का जरिया बताते हैं। बताते ही नहीं है जनाब, शिकार के सामने नोट छापते भी हैं। ना तो कोई प्रिंटर ना ही स्याही, बस तंत्र मंत्र से नोटों की बारिश का सब्जबाग दिखाते हैं। जाहिर सी बात है, ये सुनकर आप समझ ही गए होंगे ये तो नटवर लाल हैं। आप सही समझे, लेकिन मंडला के बीजाडांडी थाना इलाके की महिला ये समझ ही नहीं पाई। वो तो इन नोटों के नकली जादूगरों की बातों में आ गई। कैसे ये गैंग जाल बिछाता है, ये खुलासा जरूर देखिए। असल में गुना की ये गैंग है जिस गिरोह में मंडला की एक महिला भी शामिल है। एक महिला है जिसके पास 4 व्यक्ति आए थे और एक महिला भी थी कि हम तंत्र मंत्र के माध्यम से नए नोट बनाते हैं। तो पहले उनने उसको 2000 रुपये के नोट 500 रुपये के 4 नोट बना के दिया। उनने बना के क्या दिया ना, मतलब उसके तरह बेवकूफ़ बनाया और फिर उन्होंने कहा कि 22,000 रुपये आप दोगे तो हम 1 लाख रुपये देंगे आपको। ये लोग खुद शिकार के पास गए, उससे कहा उन्हें नोटों को डबल करने का हुनर आता है, इसके लिए तंत्र मंत्र का प्रिंटर रहेगा और नोट छपते जाएंगे। यानी फरियादी को ऐसे उल्लू बना रहा था ये गैंग। असल नोट पहले दिए गए जिससे फरियादी को यकीन हो गया। उसके बाद ये कहा गया कि 22,000 रुपए के बदले 1 लाख रुपए मिलेंगे। फायदे का सौदा होगा। तरीका वही था, तंत्र मंत्र की बिसात थी जिसमें 3 कांच के टुकड़े थे। महिला का यकीन गिरोह पर पहले ही पुख्ता हो गया था। उसने रुपए दिए भी। ठग गैंग ने शर्त रखी, नोटों के बंडल को खोलना नहीं, खोला तो नोट धूल बन जाएंगे। और जब नोटों का ये बंडल खुला तो फरियादी के होश उड़ गए। नोट की गड्डी उसने रख दिया सामने, जो कि फेक करेंसी थी। ऊपर नीचे पर एक नोट उसके ओरिजिनल थे, बाकी सब करेंसी उसमें कागज लगा हुआ था। और ये कहा कि जब हम लोग चले जाएं तब इसको ओपन करना, पहले यदि आप ओपन करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। उसमें मुकदमा कायम करके सबको गिरफ्तारी की जाए। ऊपर और नीचे असली नोट थे, लेकिन नोटों की इस गड्डी में अंदर थी कागज की गड्डियां। ये सफेद कागज काले कारनामे के गवाह थे। ठगी की वारदात की खबर पुलिस वालों को लगी और फिर पुलिस ने इस तंत्र मंत्र और मनी गैंग की खबर ली। ये इनसे और पूछताछ करने पर जानकारी मिलेगी कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे घटनाक्रम और जगह भी काफ़ी देखने में आए हैं। इसमें तो सबसे पहले एक पब्लिक से ये उम्मीद रहेगी कि इस तरह के बहकावे में ना आए। कोई नोट बनाता नहीं है, ये सब तरीके से एक तरह बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं। सोचिए जरा, कैसे ये गिरोह अपने मंसूबे में कामयाब हुआ। सिर्फ लालच का जाल फेंका था, जो इस जाल में फंसा, समझो आप खुद समझदार हैं। मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बिलासपुर से बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं, जहां पर नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। होटल और ढाबों की जांच भी शुरू कर दी गई है। लॉज में ठहरे लोगों और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। बता दें, चेकिंग के दौरान 2 ढाबा संचालकों पर कार्रवाई की गई। बिना लाइसेंस परोस रहे थे ये सभी शराब। आबकारी एक्ट के तहत ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। होटल और ढाबों की जांच अब शुरू कर दी गई है। यहां पर लगातार अब कार्रवाई जारी रहेगी, चूंकि न्यू ईयर आ रहा है। अलग अलग जगह पर दबिश पुलिस के द्वारा दी जा रही है। आबकारी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। नए साल के सेलिब्रेशन पर ये कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। 2 ढाबा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल पुलिस के द्वारा की गई है। बिना लाइसेंस के ये सभी परास शराब जो है परोस रहे थे और इसी के तहत आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बुरहानपुर में हुई एक शादी की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल शादी का न्योता देने के लिए दुल्हन घोड़े पर सवार होकर अपने दुल्हे के यहां पहुंची और दुल्हे को तलवार भेंट कर बारात लाने का न्योता दिया। अमेरिकी दुल्हे को शादी का न्योता देने के लिए दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर झांसी की रानी की वेशभूषा में नजर आई। अमेरिकी दुल्हे ने भी प्रस्ताव स्वीकार किया और दुल्हन को एक तलवार भेंट कर बारात लाने पर अपनी सहमति दी। आपको बता दें कि इस तरह की शादियां राजा महाराजा कालीन घरानों में हुआ करती थी।
सबसे पहले तो जब हमारी शादी फिक्स हुई तो ये बहुत प्लानिंग वाला इवेंट था कि हम ऐसा कुछ कन्या घाटरी जिसको बोलते हैं वो करेंगे, जिसमें जो लड़की रहती है वो एक दिन पहले जाके बोलती है कि आप नेक्स्ट डे बारात लेकर आइए। तो इसके लिए काफी प्रिपरेशन, एक्साइटमेंट एंड जो हमारे ड्रेसेस है वो काफी हमने सोच समझ के डिजाइन करवाए थे। ये जो कहावत है वो सही तो है, और मैं तो इस प्रथा के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये प्रथा विशेष है, क्योंकि जो जिस तरीके से राजा महाराजाओं के काल में ये किया जाता था तो अभी फिर से ये होने लगा है, और मेरे भैया की शादी में भी ये हुआ था और हमने भी वो किया है, तो मुझे लगता है इससे एक अच्छा संदेश जाता है समाज में। और अब बात मौसम की, बदलते मौसम की बात कर लेते हैं। किस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ रही है और आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ने के पूरे आसार हैं। बारिश और बादल से भी नए साल की शुरुआत हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटी की वजह से बारिश और बादल होने की संभावना जताई गई है। 29 से 30 दिसंबर के आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में बादल रहेंगे और बूंदाबांदी के पूरे आसार भी जताए गए हैं। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश वासियों को ठंड का कहर और ज्यादा देखने को मिलेगा और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है और नए साल की शुरुआत बारिश से भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने ये अनुमान जताया और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, विजिबिलिटी कम होगी, कोहरा छाया रहेगा और साथ ही साथ बारिश होने के भी पूरे आसार जताए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदलता नजर आएगा। यहां पर भी आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। तापमान में बहुत ज्यादा अंतर की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ेगी। मौसम शुष्क रहेगा, हल्के बादल भी रहेंगे। पारा गिरने की वजह से लगातार ठंड कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ चुकी है। कोहरे के साथ साथ धुंध का भी प्रकोप छाया हुआ है। विजिबिलिटी 10 मीटर के करीब है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम हो चुकी है। ट्रेन और हवाई सेवा भी बाधित होते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। इस ठंड की वजह से दिल्ली एनसीआर में भी ठंड का कहर साफ तौर से देखा जा रहा है। बर्फबारी के भी पूरे आसार है। विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंच चुकी है। ट्रेन और हवाई सेवाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई आने वाले दिनों में नजर आएंगी। दिल्ली एनसीआर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उसका साफ तौर से असर देश की राजधानी में देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। इसके अलावा कोहरा और धुंध का भी यहाँ पे असर काफी देखने को मिला। ये नई दिल्ली का इलाका है जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से आसमान में कोहरे और धुंध का प्रकोप छाया हुआ है। इसके चलते दिल्ली एनसीआर में विजुअलिटी काफी कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में इस समय विजुअलिटी 10 मीटर के आसपास रह गई है। इसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके साथ ही कई ट्रेन हैं जो कि घंटों लेट चल रही है, वही कई फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई। ऐसे में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने खासकर हृदय और सांस रोगियों को सलाह दी है कि वो सतर्कता बरतें और साथ ही चिकित्सक से समय समय पर दिखाकर इलाज अपना कराते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और आइए अब देख लेते हैं खबरों का 2020। एमपी में आज हो सकता है